हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट जेएस की एक सीरीज़ जो कि बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की होने वाली है। और इस सीरीज़ में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जेएस किस तरीके से काम करती है, नेक्स्ट जेएस को हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस में क्या डिफरेंस है, और हम नेक्स्ट जेएस को आजकल क्यों ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं। तो हम ये हमारा एक नॉर्मल सा एक फ़ोल्डर हमने ओपन कर रखा है। अभी हमने कुछ भी बिल्ड नहीं करा है, इसके अंदर कुछ भी बनाया नहीं है। हम स्टार्टिंग से बनाएंगे जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है या जो भी हम सीखने वाले हैं। पहले हम एक स्लाइड देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस क्यों बेनिफिट दे रही है हमें, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो ये नेक्स्ट जेएस के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड करा रही है, जिसके लिए हम नेक्स्ट जेएस को यूज़ में ले रहे हैं। और रिएक्ट, जैसे कि रिएक्ट है वो एक जावास्क्रिप्ट पर बनी हुई है ना। वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और जो नेक्स्ट जेएस है वो एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो लाइब्रेरी में फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा होता है कि फ्रेमवर्क जो हमारा है, फ्रेमवर्क के अंदर हमें काफ़ी सारी इनबिल्ट फैसिलिटी मिलती है लगभग। मतलब जैसे नेक्स्ट जेएस हमारा अभी एक फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर हमें लगभग सब कुछ ही मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे को एपीआई राउट्स मिल जाते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग मिल जाती है, एसएसजी मिल जाती है। तो रिएक्ट में क्या होता था, रिएक्ट हमारी चलती थी कोरली क्लाइंट साइड पर। ठीक है। वो हम यूआई डिज़ाइन करने के लिए यूज़ में लेते थे मेनली, और वो एक लाइब्रेरी है, और वो हमारी मेजरली चलती थी क्लाइंट साइड पर। तो जो भी हमारा जो भी कुछ होता था वो हम सब कुछ क्लाइंट साइड पर करते थे। लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जेएस चलती है हमारी सर्वर पर। और जिसमें जैसे कि रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट बेस बनाते हैं आर्किटेक्चर, लेकिन उसके अंदर क्या होता था, हमारे को इशू जो आता था रिएक्ट के अंदर वो आता था एसईओ से रिलेटेड मेनली। क्योंकि उसमें क्या होता था, हमारे पास केवल एक ही मेन डिव रहता था जिसके अंदर सारा रेंडरिंग होती थी, और हमारे एसईओ के उसके अंदर थोड़े से इशू रहते थे। लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या है, नेक्स्ट जेएस हमारे लिए सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन ये अवेलेबल कराती है हमको। जिससे क्या होता है कि हमारी जो फाइल है, जो भी हमारी वेब बन रही है, वो क्या होती है, सर्वर पर ही बिल्ड होती है, सर्वर पर ही उसकी HTML जनरेट होती है, और उसके बाद में वो क्लाइंट को भेजी जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो भी एसईओस के इशू रहते थे वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारी पूरी ही HTML रेंडर होकर वहाँ पर जा रही है तो हम उसमें एसईओस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मेटा टैग्स वगैरह, वो यूज़ में ले सकते हैं, और वो एक स्टैटिक पेज की तरह क्लाइंट को दिखती है सामने। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट जेएस ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है रिएक्ट के बेस पर। और नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास में और भी जो ये पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे कि सर्वर साइड रेंडरिंग है। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या करती है कि जब भी नेक्स्ट जेएस की हम कोई वेब ऐप बनाते हैं, तो उसमें हम जब कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते हैं, तो जब हम आगे जब वेब को रन करते हैं तो होता क्या है कि वेब का जितना भी कंटेंट है, उस पेज का जितना भी कंटेंट है, वो सारा जाता है सर्वर पर। सर्वर वहाँ पर एक HTML फाइल जनरेट करता है, और उसके बाद में वो HTML फाइल जनरेट होने के बाद में वो क्लाइंट साइड पर भेजता है, मतलब कि वो सामने रेंडर होती है। ठीक है। तो सारा मेजर जो वर्क रहता है वो सारा होता है सर्वर पर, और वहाँ पर एक HTML की फ़ाइल जनरेट होती है और वो आगे भेजी जाती है। तो ये हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग में होता है। स्टैटिक साइड जनरेशन, स्टैटिक साइड जनरेशन आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि HTML जब वहाँ पर पूरी जनरेट हो रही है तो वो एक स्टैटिक फाइल की तरह जनरेट हो जाती है। जैसे कि रिएक्ट में होता था, रिएक्ट के अंदर ऐसा होता था कि कंपोनेंट रहते थे, जावास्क्रिप्ट उनका हैंडल करती थी, कंपोनेंट चेंज करते थे हम, जावास्क्रिप्ट के थ्रू सब कुछ चेंज होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक बार पूरी बिल्ड हो जाती है वेब, उसके बाद में सर्वर पर पूरी HTML को जनरेट किया जाता है, और उसके बाद में वो भेजी जाती है। तो वो एक स्टैटिक पेज की तरह जनरेट होती है, और उसके बाद में वो सामने आपको शो होती है। उसके बाद में ISR होता है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। देखिए ये ISR, ये मान लीजिए आप स्टैटिक जो हमने पेज भेजा है आगे, है ना, उसको
को अपडेट करने के काम में आती है। एक तरीके से ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अपना एक पेज था, ठीक है, अपन ने सर्वर पर उसको जनरेट कर लिया, अब वो स्टैटिकली जनरेट हो गया बिल्कुल, है ना। स्टैटिकली जनरेट होने के बाद में अब जब वो क्लाइंट के पास चला गया है तो हम उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्टैटिक पेज है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमको ISR के थ्रू एक फैसिलिटी अवेलेबल कराती है कि जब हम चाहते हैं कि इस टाइम के बाद में उस पेज को वापस से रीबिल्ड किया जाए और उसे अपडेट किया जाए। मान लीजिए आपने कोई फैच रिक्वेस्ट करी है, आप चाहते हैं कि अब आपने फैच रिक्वेस्ट करी, उसका एक डेटा आ गया, उसके बाद में स्टैटिक फाइल जनरेट हो गई, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो अपन ने किसी API के थ्रू डेटा मंगाया, डेटा मंगाने के बाद में हमने क्या करा, डेटा को सेव कर लिया, आगे शो कर दिया पेज के अंदर। अब जब वो सब काम हो गया उसके बाद में सर्वर पर जब वो फाइल जाएगी तो सर्वर पर जाने के बाद में उसकी एक स्टैटिक फाइल जनरेट हो जाएगी उस डेटा के साथ में, जो कि उस पेज पर शो हो रहा है, ठीक है। जब वो फाइल शो हो गई है वहाँ पर, वो स्टैटिकली जनरेट हो गई है, तो उसके बाद में वो क्लाइंट साइड पर चले जाएगी, सामने दिख जाएगी यूज़र को। तो होगा क्या कि अब जब हम उसे अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ISR में क्या होता है, जब भी हमको उसको अपडेट करना है हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन देने का ऑप्शन होता है। तो हम एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि इतने टाइम बाद हम चाहते हैं कि वो पेज वापस से जनरेट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या करती है, उस टाइम लिमिट के बाद में उस पेज को वापस से जनरेट करती है। अगर उसमें कोई डेटा अपडेट हुआ होता है तो उस डेटा को वो चेक करती है, अगर अपडेशन हुआ है तो बैकग्राउंड के अंदर उस डेटा को अपडेट करती है और उसके बाद में वापस से पेज को जनरेट कर कर सामने हमारे को अपडेट करके पेज को शो कर देती है। तो इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन काम में आता है। हम इसको आगे और भी देखेंगे। अभी हम फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, API राउट्स, ठीक है। तो API राउट्स ये नेक्स्ट.js का एक अच्छा फीचर है जो कि हमें इनबिल्ड राउटिंग के तौर पर मिलता है ना। API राउट्स क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली अपने क्या होता है कि जब अपन रिएक्ट यूज़ में लेते थे तो अपन उसको किसी बैकएंड से कन्वर्ट करते थे, बैकएंड से कनेक्ट करके फिर हम उसमें API बैकएंड पे बिल्ड करते थे। रिएक्ट को रिक्वेस्ट के तौर पर अपन फैच रिक्वेस्ट या जो भी रिक्वेस्ट एक्सियोस रिक्वेस्ट मारते थे और उसके बाद में हम वहाँ से डेटा को फैच करते थे। तो हमारा बैकएंड अलग रहता था, फ्रंट एंड अलग रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट.js की क्या अंदर क्या होता है, हमारे पास में सर्वर भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट.js हमारे को सर्वर फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, तो हम वहाँ पर APIs नेक्स्ट.js के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे क्रिएट की जाती है। बेसिक ओवरव्यू के लिए मैं बता देता हूँ कि आप नेक्स्ट.js के अंदर सर्वर हमारे पास में अवेलेबल है, वहाँ पर हम APIs क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो API भी जैसे बिल्ड इन राउट हमारा ये वाला है, वैसे ही हम APIs को, जैसे राउटिंग होती है वैसे ही API के भी राउट्स होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। उन API राउट्स को यूज़ करके हम अपना बैकएंड में जो API हमको जनरेट करनी है, API के थ्रू कोई काम करवाना है, वो हम वहाँ पर करवा सकते हैं। बिल्ड इन राउटिंग ये मान लीजिए कि जैसे रिएक्ट के अंदर होता था अपना कि अपन को राउट के लिए रिएक्ट राउटर डॉम या ऐसी कुछ लाइब्रेरीज वगैरह हम यूज़ में लेते थे। लेकिन नेक्स्ट.js हमको खुद के इनबिल्ट राउटिंग देता है, एक ईजी राउटिंग देता है, जो कि नेक्स्ट.js के द्वारा प्रोवाइड की गई है। एक बहुत ही सिंपल राउटिंग है, आपको जस्ट फोल्डर्स क्रिएट करने होते हैं और राउटिंग आपकी बिल्ड हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम है, बल्कि ना के बराबर ही है राउटिंग के अंदर। और रिएक्ट के अंदर काफ़ी हमें नेस्टिंग करने पड़ती थी राउट्स के अंदर, लेकिन नेक्स्ट.js के अंदर ऐसा नहीं है। ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस, देखिए नेक्स्ट.js परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है, क्योंकि ये सर्वर पर HTML रेंडर करके हमें स्टैटिक फाइल्स के थ्रू देता है और उनको ऑप्टिमाइज़ करना और उनको रेंडर करवाना काफ़ी फास्ट होता है डायनामिकली परफॉर्मेंस के तौर पे, ठीक है। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास स्टैटिक फाइल बन रही है, उसको हमको केवल आगे शो कराना है, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी रेदर देन हम एक डायनामिक पेज को शो करवा रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में परफॉर्मेंस के मामले में नेक्स्ट.js काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये मान लीजिए कि जैसे हम एक इमेज टैग अपना जो यूज़ में लेते हैं नॉर्मल HTML के अंदर,
तो वो हमारी केवल SRC के अंदर हम इमेज दे देते हैं, लेकिन वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होती। हमको या तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कस्टम कोई फंक्शन वगैरह लिखना पड़ता है, या कोई लाइब्रेरी हम यूज़ में लेते हैं इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट.जेएस हमें ऑप्टिमाइजेशन खुद ही प्रोवाइड कराता है। वो ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, नेक्स्ट.जेएस के अंदर इमेज नाम का ही एक टैग है जिसको हम यूज़ में लेते हैं, जिसको हम कैपिटल इमेज के तौर पर लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जिसके अंदर हम SRC दे देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से इमेज को लिखते हैं, रेदर देन हम नॉर्मली लिखा करते थे इमेज और उसके अंदर हम SRC को डालते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। ये एक ऑप्टिमाइज है, ये नेक्स्ट.जेएस खुद हैंडल करता है इमेज को ऑप्टिमाइजेशन। रिएक्ट के अंदर हमें ऑप्टिमाइजेशन खुद करने पड़ती थी, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन, टाइप स्क्रिप्ट का इंटीग्रेशन नेक्स्ट.जेएस में डायरेक्ट मिलता है। हमको टाइप स्क्रिप्ट को अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इंटीग्रेट मिल जाती है। अगर आप चाहें तो टाइप स्क्रिप्ट को नॉर्मली डायरेक्ट ही इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक एक्सपोर्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वर पर हमारी HTML फाइल स्टैटिक तौर पर जनरेट हो जाती है, तो वही हमारी स्टैटिक एक्सपोर्टिंग में काम में आती है, जिसमें हमारे को स्टैटिक फाइल को शो कराना होता है। ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अपना एक पेज है, काफ़ी लेंथी पेज है, काफ़ी बड़ा पेज है, ठीक है। तो हमें यूज़र को अभी कुछ हिस्सा ही उस पेज का दिखाना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट.जेएस क्या करती है, नेक्स्ट.जेएस की वर्किंग कुछ इस तरीके से रहती है कि वो चंक्स में डिवाइड कर देती है डेटा को, ठीक है। तो चंक्स में डिवाइड ऑटोमेटिकली कर देती है। जब भी हमें जिस भी डेटा की ज़रूरत होती है वो चंक्स में उसको लोड करती है और शो करवाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसकी कोड की जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। क्योंकि एक तो हमारा ये होता है कि हमने पूरा डेटा एक बार में लोड कर दिया और उसको सामने शो करवा दिया, ठीक है। और एक होता है कि हमने थोड़ा डेटा लिया, उसको लोड करा, फिर आगे वाला डेटा लिया, उसको लोड करा, फिर आगे वाला डेटा लिया, उसको लोड करा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कोड को स्प्लिट करके लोड कराते हैं, तो उसमें हमारे को डेटा चंक बाय चंक में शो होता जाता है। तो इससे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर होती जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, तो नेक्स्ट.जेएस मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फाइल जनरेट करता है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने का भी नेक्स्ट.जेएस इनबिल्ट ही रखता है, खुद ही उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, खुद ही उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है और स्टैटिक फाइल के तौर पर जनरेट कर कर उनको आगे शो करता है। इन्हेंस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को तो इन्हेंस करता ही है, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको खुद से नहीं बनाने पड़ते हैं। जैसे राउटिंग जब हम देखेंगे आने वाले वीडियो के अंदर, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी तरीके से राउटिंग है इसके अंदर। और जबकि रिएक्ट के अंदर हमको काफ़ी नेस्टिंग करना पड़ती थी राउटिंग के लिए, कई बार लाइब्रेरी हम यूज़ में लेते हैं। और नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमें ज़्यादातर चीज़ें इनबिल्ड ही मिल जाती है। रिएक्ट के अंदर हमें लाइब्रेरीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके हमें यूज़ में लेना पड़ता है। और नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हम नेक्स्ट.जेएस को मोटा मोटा ये समझते हैं कि नेक्स्ट.जेएस परफॉर्मेंस वाइज, राउटिंग के वाइज काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती है। एसईओ पर्पस से अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को अच्छा सर्च ऑप्टिमाइजेशन के तौर पर आपकी वेबसाइट अच्छा रैंक करे, तो और आप चाहते हैं कि उसमें आपका ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा रहे, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे, वेबसाइट फास्ट भी रहे, तो आप नेक्स्ट.जेएस को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी फ्रेमवर्क के तौर पर नेक्स्ट.जेएस निकला है। तो आने वाली वीडियोस के हम और कुछ देखेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था नेक्स्ट.जेएस का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। आने वाले वीडियोस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, नेक्स्ट.जेएस के अंदर क्या क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सी यू।